हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु पल 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए अभी हम लोगों का जो आईटीआर जो हम लोग फाइल करते हैं तो फाइलिंग का टाइम अभी आ रहा है। तो आईटीआर फाइलिंग करने से पहले हम लोगों को बहुत कुछ ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले आए। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना। तो देखिए आज का वीडियो में मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगा ये सैलरीड पर्सन जो आईटीआर फाइल करेंगे। और देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 मतलब अपना फिनेंशियल ईयर क्या होगा 2022 एंड 2023। मतलब अभी जो फिनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसी का ही हम लोग फाइल करेंगे, तो उसी के ही अगेंस्ट में हम बात कर रहे हैं आज। तो देखिए रिटर्न्स एंड फॉर्म एप्लीकेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24। तो यहाँ पे देखिए सैलरीड पर्सन के लिए क्या जरूरत होता है आई टी आर वन जो सहज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल बोल के जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है दिस रीजन यहाँ पे। तो देखिए आई टी आर वन सहज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। तो दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर ए रेसिडेंस अदर दैन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस individual having total income from any of the following sources up to rupees 50 lakhs। तो जिसका 50 लाख तक अर्निंग है वो भी सैलरीड में, और अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो देखिए नोट आई टी आर वन कैन नॉट बी यूज बाई ए पर्सन हु क्या क्या है। नंबर वन इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी। नंबर टू हैज़ हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर at any time during the previous year, has any assets including financial interest in any entity located outside India. Number 4 has signing authority in any account located outside India. Number 5 has income from many sources outside India. Number 6 is a person in whose case tax has been deducted under section 194N. Number 7 is a person in whose case payment or deduction of tax has been deferred on ESOP. Number 8 who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income। तो ये सब आपका अगर मतलब ये सब क्राइटेरिया में आता है तो आप आई टी आर वन को फाइल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दिस आई टी आर वन। आई टी आर टू किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एच हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर आई टी आर वन। तो आई टी आर वन में जिन लोगों का एलिजिबल नहीं होता है तो दे कैन फाइल देयर आई टी आर टू। एंड आई टी आर थ्री एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एच। देखिए यहाँ पे दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एच यू एफ हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। तो क्या है? हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर आई टी आर वन आई टी आर टू और आई टी आर फोर। तो जिन लोगों ने आई टी आर वन आई टी आर टू और आई टी आर फोर में एलिजिबल नहीं है उन लोगों के लिए आई टी आर थ्री है। आई टी आर फोर में क्या है? आई टी आर फोर इज कॉल्ड द सुगम एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एच यू एंड फार्म अदर देन एल एल पी। तो अदर देन एल एल पी जो होगा ये लोग के लिए आई टी आर फोर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नोट में दिया हुआ आई टी आर फोर कैन नॉट बी यूज बाई पर्सन हु नंबर वन इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी। ऐसे ही जैसे वहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया दिया था नंबर वन में, तो यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड ड्यू इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये सब यहाँ पे बहुत सारा क्राइटेरिया दिया है। आप लोग यहाँ पे अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और लास्ट में जो दिया है देखिए 8 नंबर में was any brought forward lost or lost to be carried forward under any head of income. Please note that ITR for Sugam is not mandatory. It is a simplified written form that to be used by an assessee at his option if he is eligible to declare profits and gains from business or profession on presumptive basis under section 44AD 44DA और 44A। तो ये सेक्शन अगर आप अगर नहीं लेंगे तो आई टी आर फोर का जरूरत नहीं है, आप दूसरा फाइल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिया गया आई टी आर फोर के लिए, तो वो क्राइटेरिया आपको देखना है। तो फॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर्म 12BB पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम बाई एन एम्प्लॉई फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 192। यहाँ पे देखिए फॉर्म 16 सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ सैलरी
अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है फॉर्म 16A सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर TDS ऑन इनकम अदर देन सैलरी। फॉर्म 67 स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम ए country or specified territory outside India and foreign tax credit। Form 26 is provided by the क्या क्या है डिटेल्स प्रोवाइडेड बाई देम फ्रॉम AI's एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है फॉर्म 15G डिक्लेरेशन बाई रेसिडेंट टैक्सपेयर नॉट बीइंग ए कंपनी और फार्म क्लेमिंग सर्टेन रिसिप्ट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। Form 15 is declaration to be made by a resident individual who is 60 years age or more, claiming certain receipts without deduction of tax. Form 10 from for furnishing particulars of income for claiming relief under section 89(1) when salaries paid in arrear और एडवांस। फॉर्म 10 आपको तब सबमिट करना पड़ता है जब आपको एरियर सैलरी कुछ आपको मिलता है, तो उस टाइम में ये फॉर्म 10 आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना जो टैक्स स्लैब के बारे में। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो टैक्स स्लैब है एसेसमेंट ईयर 2023-2024। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 11(5) BAC 115 BAC। तो ये न्यू टैक्स रिजाइम का सेक्शन और इधर है ओल्ड टैक्स रिजाइम का सेक्शन। तो ओल्ड टैक्स में क्या दिखा रहा है देखिए इनकम टैक्स स्लैब अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 1 to 5 lakhs 5% एबव रुपीज 2,50,000। तो 2,50,000 2,50,000 से जो ज़्यादा है 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक 5%, और 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक 12,500 प्लस 20% अब 5 लाख। मतलब यहाँ का जो अगर 2.5 लाख से ऊपर अगर 5 लाख तक हिसाब करते हैं तो 12,500 आता है, उसके ऊपर जो होता है 20%। उसके बाद देखिए अब 10 लाख जो होता है 1,12,500 प्लस 30%, मतलब 10 लाख के ऊपर जो होगा उसमें 30% लग जाएगा। और न्यू टैक्स रिजन में क्या है आप टू 250, मतलब 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% एबव, और 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 12,500 10%। जहाँ पे यहाँ पे 20% दिया हुआ यहाँ पे 10% हो गया। देखिए 7.5 लाख से मतलब 7,50,000 एक से लेके 10 लाख तक जो 37,500 15%। अब आप तो 7.5 लाख तक आपको 15% का ये आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए 10 लाख एक से लेके 12,50,000 तक आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 लाख के ऊपर जो है 30%, यहाँ पे 10 लाख के ऊपर दिखा रहा है 12,50,000 तक आपको 75,000 प्लस 20% अब आप तो अब अभी आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि किस में ज़्यादा लगता है किस में कम में लगता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 लाख के ऊपर जो 30% लगता है यहाँ तक अगर आप देखेंगे देखिए 20% प्लस 12,500 आपका, अगर जहाँ पे 1,12,500 आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 37,500, और यहाँ पे 7.5 के ऊपर अगर होगा तो 15% लग रहा है। तो उस हिसाब से यही पे अगर हम लोग अगर देखेंगे तो 10 लाख तक अगर जो है यहाँ पे न्यू टैक्स रिजर्व में यहाँ पे कम दिखाई रहे और यहाँ पे ज़्यादा है। मगर इसमें जाने से पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सब बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो उसके बाद देखिए 12,50,000 एक से लेके 15 लाख तक 25% है। उसके बाद 15 लाख एंड अबव में जो है 30% है। उसके बाद देखिए अगर आपका एज अगर 60 ईयर्स और मोर है और लेस देन 80 ईयर्स है तो उसमें आपका देखिए इनकम टैक्स का जो ओल्ड टैक्स रिजर्व और न्यू टैक्स रिजर्व का देखिए यहाँ पे 3 लाख तक नील है, यहाँ पे 2,50,000 तक नील है। यहाँ पे देखिए 3 लाख से 5 लाख तक है, 3 लाख एक से 5 लाख तक 5% अबव जो है 3 लाख के ऊपर जो है 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पे देखिए जो छड़ यहाँ पे 2.5 लाख तक है वो यहाँ पे 3 लाख तक दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर आप रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होता है 80 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपका फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट 80 ईयर्स ऑफ एज और मोर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपका अगर 80 साल से अगर ज़्यादा एज है तो आपका देखिए ओल्ड टैक्स रीजन में 5 लाख तक छूट मिलता है, न्यू टैक्स में है आपका 2.5 लाख तक। और यहाँ पे देखिए ओल्ड टैक्स में 5 लाख के ऊपर 20%, और यहाँ पे देखिए 2.5 लाख से 5 लाख 2.5 लाख एक से लेके 5 लाख तक 5% हो गया। तो यहाँ पे देखिए बाकी सब देखिए यहाँ पे आपको सामने दिया हुआ है। तो इन लोग ये जो जितना भी टैक्स स्लैब यहाँ पे दिया हुआ आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और आप लोग भी यहाँ पे ITR पोर्टल में जाके आप लोग भी यहाँ पे ढूंढ के यहाँ इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो है कंपनी का टैक्स कितना है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कंपनी में आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको कंपनी का यहाँ पे देखिए
सैलरीड पर्सन के लिए देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे सैलरीड पर्सन आपको नॉर्मल लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए राइट साइड में जाकर टैक्स स्लैब में क्लिक करने से आपको ये जो मैं अभी खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये आप लोगों के सामने भी ओपन हो जाएगा अटेंडेंस बेसिस। तो इसके बाद देखिए मैं और भी कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो इसके बाद देखिए नीचे हम लोग अगर आ जाते तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखा रहा है। सरचार्ज किसके ऊपर है? 10% टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ जो है। सरचार्ज इज एन एडिशनल चार्जेस लेविड फॉर पर्सन अर्निंग इनकम अबव द स्पेसिफाइड लिमिट्स। इट इज चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड एज पर एप्लीकेबल रेट्स। तो 10% टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख से ऊपर हो जाएगा। 15% टैक्सेबल इनकम अबव 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। फिर 25% टैक्सेबल इनकम अबव 2 करोड़ अप टू 5 करोड़। 37% सरचार्ज हो जाएगा टैक्सेबल इनकम अबव 5 करोड़। तो देखिए यहाँ पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ के ऊपर हो गया 30%, 37%। तो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम बाई वे of dividend or income under the provision of section 111A, 112A and 115AD इज 15%। तो यहाँ पे बहुत सारा क्लॉज दिया हुआ है उसके ऊपर ये सरचार्ज लगेगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। व्हाट इज द मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ इज ए रिलीफ फ्रॉम सरचार्ज provided in case where the surcharge payable exceed the additional income that makes the person liable for surcharge. The amount payable as surcharge shall not exceed the amount of income earned exceeding 50 lakhs, rupees 1 crore, rupees 2 crore or rupees 5 crore respectively. What is health and education cess? Health and education cess at the 4% shall also be paid on an amount of income tax plus surcharge if any। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट पेमेंट इनकम ऑन हुइच आई कैन गेट द टैक्स बेनिफिट, किस में आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद देखिए 80cc 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 डी के अंदर में क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, कितना तक मिलेगा ये भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 80cc D1B 80cc D2 यहाँ पे डिडक्शन लिमिट ऑफ 40% ऑफ सैलरी, डिडक्शन लिमिट 10% ऑफ सैलरी, किस में क्या क्या मिलेगा सब दिया हुआ है। 80D में क्या रिलीफ मिलेगा, 80DD में क्या रिलीफ मिलेगा, 80DDB में क्या रिलीफ मिलेगा, 80E में क्या, 80E में क्या, 80EA 80B 80G 80GG 80GGA 80GGC 80TTA 80TTB 80U। तो यहाँ पे देखिए सब आप लोगों को मिल जाएगा। जो आप लोगों को जानकारी नहीं है यहाँ से आप लोग ये ITR पोर्टल को लॉगिन करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर चाहे तो इसको देख के आप लोग नॉलेज में रख सकते हैं और ये देख के आप लोग ITR फाइल कर सकते हैं अगर कोई सैलरीड पर्सन होगा तो सैलरीड पर्सन अगर होगा तो यहाँ पे देख के मैं जिसके लिए डिस्कस किया तो आप लोग ऐसे करके सैलरी का ITR भी फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अभी जब ITR का पोर्टल जब लॉगिन करने के बाद जब ITR फाइल करने का भी शुरू नहीं हुआ, अगर फाइल करने